Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel परिहार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान भाषा में एक्सप्लेन करता है और कोशिश करता है कि इसकी समझ हर बच्चे को आसानी से हो पाए। If you have missed my previous videos on this chapter, so in the description I am going to share channel playlist link where you will find all videos in one place, and don't forget to subscribe my channel for latest updates। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये वीडियो नंबर 8 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क एंड कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के साथ। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है जो भी वर्क बिजनेस कर रहा है उसके रिटर्न में वो क्या चाहता है, यानी कि आप कोई भी काम करते हैं और उस काम को क्यों करना चाहते हैं, तो वो जो क्यों शब्द का आंसर है वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। जनरली यही कहा जाता है कि बिजनेसेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, यानी उनका जो काम करने का जो एम है या रिटर्न जिसके लिए वो काम करते हैं वो प्रॉफिट है। बिजनेसेस बिजनेस के अंदर में जो लोग काम करते हैं, बिजनेस पर्सन्स भी ये कहते हैं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस और सेल सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए करते हैं। हर बिजनेस चाहता है कि उसे जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस में उससे ज़्यादा वो अर्न करे, यानी जितना पैसा उसने लगाया है बिजनेस के अंदर में उससे पैसा ज़्यादा वो क्या करे, अर्न करे। तो होता क्या है कि ये सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का कि जो प्रॉफिट अर्निंग है, हर एक बिजनेस चाहता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे और प्रॉफिट अर्निंग उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो बिजनेस के होते हैं। सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। बिजनेसेस सोसाइटी का एक पार्ट होते हैं और उसके लिए क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट वो सोसाइटी से अर्न कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए भी उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्रॉफिट अर्न करना एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, क्योंकि प्रॉफिट उनको क्या क्या देता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो प्रॉफिट है वो बिजनेस में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है प्रॉफिट होगा तभी जो एंटरप्रेन्योर है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया उसकी इनकम होगी। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन। बिजनेसेस को एक्सपेंड करने के लिए, यानी कि उनको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे एक बिजनेस हमने बागेश्वर में सेटअप किया, दूसरा हम गरुड़ में सेटअप कर रहे हैं, फिर अल्मोड़े में सेटअप कर रहे हैं, हल्द्वानी में सेटअप कर रहे हैं, इसको एक्सपेंशन कहते हैं बिजनेस का। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए भी प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। प्रॉफिट एक इंडिकेशन है बिजनेसेस के लोग एफिशिएंटली अपना काम करते नहीं करते, यानी कि अगर उस बिजनेस में जो भी वर्क कर रहा है वो अपना काम परफेक्टली कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है तो वो लोग परफेक्टली अपना काम को कर रहे हैं। सोसाइटी के लोग उसे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं ये उसके प्रॉफिट से पता लगता है। यानी कि अगर उसको सोसाइटी के लोग पसंद करते होंगे, वो जो गुड्स बेचता होगा या सर्विस देता होगा, लोग अगर उसे पसंद करते हैं तभी वो इतने लंबे टाइम तक की प्रॉफिट अर्न कर रहा है। प्रॉफिट बिजनेस की गुडविल को बढ़ाता है। तो एक मार्केट के अंदर में जो अच्छा बिजनेस होता है या अच्छी जिसके बिजनेस चल रहा होता है, वो उसकी जो गुडविल होती है, यानी रेपुटेशन, गुडविल का मतलब रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन भी क्या होती है, अच्छी होती है। लेकिन बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अगर सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग होगा तो वो कस्टमर, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स और सोसाइटी सबके लिए डेंजरस हो सकता है। अगर एक बिजनेसमैन हमेशा यही सोचेगा कि वो किस तरह से प्रॉफिट को अर्न करे, तो कस्टमर उससे हमेशा अनहैप्पी रहेगा, क्योंकि कस्टमर के लिए हमेशा प्राइस ज़्यादा रहेगा, कस्टमर के साथ चीटिंग होगी। एक एम्प्लॉई को वो अच्छी सैलरी नहीं देगा। इन्वेस्टर उसके बिजनेस के अंदर में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो उसको रिटर्न नहीं दे रहा अच्छा। और सोसाइटी सबसे बड़ी बात है, जिस सोसाइटी के लिए वो काम कर रहा है, जिस सोसाइटी के लिए वो गुड्स बना रहा है, बेच रहा है, वो सोसाइटी ही उससे खुश नहीं होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चीटिंग करके
या कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी से अपने बिजनेस को चला रहा है, तो ये सब क्या होगा, इन सब के लिए डेंजरस हो सकता है अगर बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है। ऐसे बिजनेसेस को लोग पसंद नहीं करते हैं और वो बिजनेस ज़्यादा लंबे टाइम तक की मार्केट में खड़े नहीं रह सकते हैं। आज के समय में कोई भी बिजनेस सिर्फ अपना जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये नहीं रखता है, इसके अलावा भी वो अपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस की हेल्प करते हैं अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में और उनको इम्प्रूव करने में। अगर हमें पता है कि हमें मार्केट में लंबे टाइम तक की बने रहना है, तो मार्केट में लंबे टाइम तक की बने रहना ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें अपने बिजनेस के अंदर में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है उनको इतना अच्छा करना पड़ेगा कि उससे सोसाइटी के लोग या जहाँ पे भी उसने बिजनेस सेटअप किया है वो सारे उससे खुश रहें। और अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है, ये तो क्या किया उन्होंने, अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, फिर देखते हैं वो फीडबैक के थ्रू कि कस्टमर को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा होता है, कहीं प्रॉब्लम होती है, थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, तो उसे इम्प्रूव करना, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव जो है वो बिजनेस को हेल्प करता है। तो जरा बात कर लेते हैं इसमें लिखे हुए ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसमें लिखा हुआ है मार्केट स्टैंडिंग। क्या लिखा हुआ है? मार्केट स्टैंडिंग। तो जरा मार्केट स्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होता है कि एक बिजनेस जो है वो अपने कॉम्पिटिटर से कितना आगे है। कॉम्पिटिटर्स का मतलब वो सेम टाइप के बिजनेस कर रहे हैं। जैसे अगर कोई किसी की कपड़ों की दुकान है तो दूसरा भी कपड़ों की दुकान वाला है, तो जो दो लोग हैं इन दोनों में से अच्छा कौन प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो अच्छा प्रॉफिट वही अर्न कर पाएगा जो अच्छे जो गुड्स है वो अपने कस्टमर को देगा, अच्छे प्राइस पे देगा, और जिससे जो कस्टमर है खुश रहेंगे, वही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, वही मार्केट में लंबे टाइम तक के स्टैंड कर सकता है। तो ये है मार्केट स्टैंडिंग। फिर आता है दूसरा, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है हमेशा क्रिएटिंग न्यू आइडियाज। तो इनोवेशन यहाँ दो टाइप का होता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इनोवेशन और स्किल्स एंड एक्टिविटीज में इनोवेशन। तो इसको भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मतलब हो गया कि जैसे हमें पता है कि आजकल किस तरीके से नए नए टाइप के मोबाइल फ़ोन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर में इनोवेशन हो रही है। पहले के मोबाइल फ़ोन्स में और आज के मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। पहले मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, आजकल स्मार्टफोन होते हैं। तो ये देखो, ये इनोवेशन हुआ, इनोवेशन की वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्ट चेंज हुआ। इसी तरह सर्विसेज में भी चेंज आता है। पहले की जो होटल इंडस्ट्रीज थी, जिस तरीके से वो सर्विस देते थे अपने कस्टमर को, आज वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका, वो स्टैंडर्ड हाई हो चुका है, इसको इनोवेशन कहते हैं। स्किल और एक्टिविटीज़ में भी इनोवेशन होता है। जैसे कि काम करने का जो मेथड है, काम करने का जो तरीका है, उसे अच्छा बनाने के लिए हमें उस मेथड को रीड करना पड़ेगा, मेथड को समझना पड़ेगा। और हम आसानी से, जैसे कि इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे हर कोई पढ़ता है, लेकिन हर कोई पढ़ने के बाद तुरंत समझ में आ जाए, ये बहुत कम लोग के साथ होता है। तो जो इंसान का मेथड होता है, मेथड का मतलब होता है कि उसे पता है कि क्या मुझे पढ़ना है और क्या मुझे समझना है, तो वो उस चीज़ के ऊपर काम करता है। उसने काफ़ी लंबे समय से काम किया उसके ऊपर में, और इसीलिए उसकी समझ उस चीज़ में बढ़ गई है। तो उसको कहते हैं स्किल और एक्टिविटीज़ के अंदर में इनोवेशन होना। फिर आता है हमारा थर्ड, और बता दूं इसके बारे में, इनोवेशन के बिना बिजनेस चल ही नहीं सकते हैं। आज का जो टाइम है, आज का जो समय है, इस समय के अंदर में बिजनेसेस को हमेशा इनोवेटिव चीज़ें करनी पड़ती हैं, तभी वो लंबे टाइम तक के बिजनेस में, मतलब मार्केट में बने रहते हैं। फिर आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जब हमने जो भी चीज़ें बनाई हैं, जो भी बिजनेस काम करता है, उस काम को उसने कितने अच्छी तरीके से किया है। उस काम को करने के लिए जो इनपुट्स लगे हैं, इनपुट्स का मतलब उस काम को करने के लिए रॉ मटेरियल लगा होगा, लेबर लगा होगा, ये सब उसके इनपुट्स होते हैं। तो ये जो इनपुट्स लगा रखे हैं और जो आउटपुट उनको मिला है, क्या वो आउटपुट उनको ज़्यादा मिला है इनपुट से, तो इसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अगर हमने जितना पैसा बिजनेस के अंदर में लगाया है, जितनी कॉस्ट हमारी लगी है बिजनेस के अंदर में, खर्चा हमारा हुआ है, अगर उससे ज़्यादा पैसा हम कमाते हैं, तो इसका मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा होना चाहिए, एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हमेशा होना चाहिए
कि वो प्रोडक्टिविटी को क्या करे, इंक्रीज करे। फिर आता है फोर्थ पॉइंट हमारा, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक बिजनेस का हमेशा एम रहता है कि वो अपने फिजिकल भी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज दोनों को ही हमेशा अप टू डेट रखे, और ताकि ज़रूरत पड़ने के टाइम पे वो उनका यूज़ आसानी से कर सके। तो मैं फिजिकल के बारे में बताता हूँ। फिजिकल का मतलब होता है कि जिस तरीके से बिजनेस के अंदर में जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनको हम फिजिकल रिसोर्सेज कह सकते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और फाइनेंशियल का मतलब पैसों वाली नीड, जो है हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमेशा पैसों की जरूरत पड़ती है, और वो पैसा हमें कभी बैंक से लोन लेके मिलता है, कभी हमें अपने किसी दूसरे बिजनेसमैन से पैसा लेके मिलता है। तो इस तरीके से ये उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, और एक बिजनेसमैन का हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो अपने फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज को हमेशा इतना बना के रखे कि आने वाले टाइम में उसे अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उनका यूज़ आसानी से कर सके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, अर्निंग प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर में। जितना पैसा एक बिजनेसमैन लगाता है अपने बिजनेस के अंदर में, तो उसने पैसे का रिटर्न उसको जरूर अच्छा मिलना चाहिए। अगर उसने पैसा लगाया है, मेहनत करी है, 1 साल तक काम किया है, तो उसका जो अर्निंग है, उसकी जो प्रॉफिट है, वो हमेशा उसकी उससे ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आता है हमारा मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। बिजनेस के अंदर में मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर में मैनेजर्स को रखा जाता है, उनको हायर किया जाता है। प्रोफेशनल मैनेजर इनको कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था मैनेजर के बारे में। तो एमबीए करने के बाद वो मैनेजर बनते हैं, और एक मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के अंदर में। वो मैनेजर बहुत सारी चीज़ों को संभालता है। तो इसीलिए एक बिजनेस जो है जिसने उस मैनेजर को हायर किया है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो उस मैनेजर को इतना अच्छा पैसा दे, और उसकी बात बीच बीच में उसकी ट्रेनिंग करवाए, ताकि उसकी जो स्किल है वो हमेशा लगातार बढ़ती रहे। फिर आता है नेक्स्ट हमारा, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। वर्कर्स यानी कि जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उस बिजनेस के अंदर में, मैनेजर एक बड़े लेवल का हो गया, और वर्कर्स जो उससे छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं लोग। तो जो वर्कर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस और उनका एटीट्यूड हमेशा बिजनेस के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। उनकी परफॉर्मेंस हमेशा इंक्रीज होते जानी चाहिए। तो मैनेजर का काम यही होता है कि वो वर्कर्स का जो परफॉर्मेंस है उसको हमेशा अच्छा करे। मतलब जो वर्कर्स हैं वो अपनी बहुत सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दें किसी भी काम को करने में। तो इसमें मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एटीट्यूड को भी जो है मैनेजर ही क्या करता है, वो मैनेजर किस तरीके से काम करवा रहा है अपने वर्कर से, इससे उनका जो एटीट्यूड है काम के लिए, बिजनेस के लिए, वो दिखाई देता है। अगर वो खुश है अपने बिजनेस से, अपने मैनेजर से, तो वो उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा अपने काम के लिए। फिर आता है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट जो है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है सोसाइटी के लिए हमारी जिम्मेदारियाँ, सोसाइटी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक बिजनेस सोसाइटी में अपने काम को चला रहा है, सोसाइटी से पैसे अर्न कर रहा है, तो अब उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी सोसाइटी को कुछ दे। इन रिटर्न इतना कुछ उसको सोसाइटी से मिल रहा है, पैसा अर्न मिल रहा है उसको, तो जो गुड्स वो बना रहा है तो सोसाइटी के लिए अच्छे गुड्स बनाए, ऐसे गुड्स बनाए जिससे सोसाइटी के जो लोग हैं वो खुश रहें। और बीच बीच में उसे अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, जैसे सोसाइटी के अंदर में सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के लिए वो काम नहीं करे। बीच बीच में कभी जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी रैलियां निकलती हैं, तो रैलीज के अंदर में बिजनेसेस के होना जरूरी होता है। कभी कभी मंदिर में पूजा वगैरह होती है तो वो पूजा करवानी चाहिए उनको। तो इस तरीके से उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़े और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़े। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बिजनेस रिस्क। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको जरा समझते हैं। पहले मैं बताता हूँ आपको बिजनेस रिस्क होता क्या है। बिजनेस में प्रॉफिट हमेशा अनसर्टेन रहता है। अनसर्टेन का मतलब होता है कि उसको हम पक्का नहीं कर सकते कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा हमेशा, मतलब हम उसको फिक्स नहीं कर सकते। तो बिजनेस के अंदर में प्रॉफिट हमेशा अनसर्टेन रहता है। यहाँ जितनी पॉसिबिलिटी प्रॉफिट की होती है, उतनी पॉसिबिलिटी यहाँ पे लॉस की भी होती है। तो बिजनेस के अंदर में जो रिस्क है वो 2 टाइप का होता है।
पहला रिस्क जो होता है वो उसको स्पेकुलेटिव रिस्क कहते हैं, और दूसरा रिस्क जो होता है उसको प्योर रिस्क कहते हैं। तो जरा इसके बारे में बताता हूँ आपको, स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क क्या होता है। स्पेकुलेटिव रिस्क में जो प्रॉफिट है और लॉस है उन दोनों की पॉसिबिलिटी रहती है, यानी प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो ये कई बारी ज़्यादातर पॉजिटिव रहता है। तो बताता हूँ इसके एग्जांपल में आपको। जैसे टेस्ट और प्रेफरेंस अगर कंज्यूमर का बदलता है किसी प्रोडक्ट के लिए, तो वो उसको स्पेकुलेटिव रिस्क के अंदर में रखा जाता है, क्योंकि ऐसा होने से हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है और हो सकता है वो लॉस में भी चला जाए। तो इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे हम देख रहे होंगे कि आजकल हमारी मार्केट जो है काफ़ी एडवांस होती जा रही है, कस्टमर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर रही है। आज से 20 साल की अगर आप बागेश्वर की पहले की मार्केट को देखोगे और आज के मार्केट से उसको कंपेयर करोगे, जैसे अगर आप कभी अपने पेरेंट्स इसके बारे में पूछ सकते हैं, अपने अगर आप नहीं हुए हैं 20 ईयर के तो आप पूछ सकते हैं अपने बड़े लोगों से इसके बारे में, तो वो बताएंगे आपको कि ये मार्केट जैसी आज हमको दिख रही है वैसी मार्केट ये पहले नहीं हुआ करती थी। तो ये मार्केट किसकी वजह से बदली? कस्टमर की वजह से बदली। कस्टमर आजकल अवेयर हो चुके हैं। कस्टमर्स जो हैं उनका जो टेस्ट है चीज़ों के लिए और जो प्रेफरेंसेस हैं उनकी, वो बदल चुकी हैं। जैसे अगर कोई एक मोबाइल स्टोर है, उस मोबाइल स्टोर के अंदर में आज भी वो कीपैड वाले मोबाइल अगर बेचेंगे, तो लोगों का टेस्ट भी बदल चुका है, प्रेफरेंस भी बदल चुकी है। लोग अब टच स्क्रीन वाले मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं, तो कीपैड वाले की तरफ नहीं जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अगर कीपैड वाला बिजनेस अगर चला रहा होगा कोई इंसान, तो वो नहीं चल पाएगा। इस तरीके से रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाना, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हम बना रहे होते हैं उस चीज़ में जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है, अगर उसकी कॉस्ट बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी और इससे बिजनेस को लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि कस्टमर खरीदेगा नहीं और वो ऐसे कैसे पड़े रहेंगे, तो उससे लॉस हो सकता है। तो चीज़ भी ऐसी बनानी चाहिए जो चीज़ कस्टमर आसानी से खरीद सके, और ज़्यादा कस्टमर जिसको खरीदते हैं उसी को ही प्रॉफिट होता है। अब प्योर रिस्क की बात करते हैं, तो प्योर रिस्क के अंदर में क्या होता है कि या तो बिल्कुल लॉस नहीं होता है, तो सबसे बड़ा ज़्यादा बड़ा लॉस होता है। तो इसमें जैसे एग्जांपल है इसके, जैसे थेफ्ट होना, चोरी हो जाना बिजनेस के अंदर में, आग लग जाना बिजनेस के अंदर में, या जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो हड़ताल में बैठ जाएं, स्ट्राइक कर लें। तो इससे क्या होता है, या तो बिल्कुल लॉस नहीं होता या तो बहुत बड़ा लॉस होता है। जैसे चोरी है, चोरी होने से क्या होता है, चोरी अगर हो गई तो प्योर रिस्क है, चोरी होने से लॉस ही होगा, नहीं होगी तो लॉस नहीं होगा। फायर, आग लग गई तो लॉस होगा, आग लग नहीं लगी तो क्या नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। तो ये था आपका बिजनेस रिस्क। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, जो है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर का मतलब होता है कि बिजनेस रिस्क के अंदर में ये चीजें तो होती ही हैं 100%। तो क्या क्या चीजें होती हैं बिजनेस रिस्क के अंदर में? पहला, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा उसका प्रॉफिट अनसर्टेन रहता है। कुछ नहीं पता मार्केट में क्या कंडीशन बदल जाए, मार्केट में क्या नई चीज़ें आ जाएं जिससे कस्टमर का टेस्ट बदल जाए, प्रेफरेंस बदल जाए, और उसकी वजह से जो बिजनेस है उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े या कम हो। तो इसीलिए इसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। और बिजनेस के अंदर में रिस्क इसीलिए हमेशा रहता है क्योंकि वो वहाँ पे हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। सेकंड पॉइंट है, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक के सक्सेसफुली नहीं चल सकता है। इसीलिए रिस्क लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिस्क को हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते, यानी हटा नहीं सकते पूरी तरीके से। तो रिस्क एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रिस्क होना, रिस्क अगर बिजनेसमैन रिस्क नहीं लेगा तो उसको प्रॉफिट भी नहीं होगा। थर्ड आता है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो एक बिजनेस को, जो बिजनेस के ऊपर जो रिस्क है वो कितना ज़्यादा रिस्क है, ये डिपेंड करता है उसके बिजनेस के नेचर के ऊपर। तो बिजनेस का नेचर मैंने जैसे बताया था कि बिजनेस किस चीज़ का है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर आप देख लो हमारे आसपास जितने भी बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस में बहुत सारे अलग टाइप के बिजनेस हैं। कहीं स्टेशनरी का बिजनेस है, कहीं कपड़ों का बिजनेस है, कहीं जूतों का बिजनेस है, कहीं मिठाइयों का, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इतने टाइप के बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो बिजनेस इतने टाइप के मैंने बताया, इन्हीं को इनका नेचर कहा जाता है। तो नेचर और साइज के अकॉर्डिंग इनका जो रिस्क है वो कम या ज़्यादा होता है।
छोटी दुकान होगी रिस्क कम होगा, बड़ी दुकान होगी रिस्क ज़्यादा होगा। अगर सब्जियों की दुकान है, सब्जियां एक दिन में नहीं बिकती हैं, रिस्क है। कपड़ों में क्या होता है, ज़्यादा कम रिस्क होता है, क्योंकि कपड़े जो हैं अगर फैशन चेंज नहीं हुआ तो लगातार बने रहते हैं, फैशन चेंज हो गया तो वहाँ भी रिस्क है। इस तरीके से साइज़ की अगर बात करते हैं तो जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क। फिर आता है फोर्थ पार्ट इसका, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। तो बिजनेस में कहा जाता है कि बिना रिस्क लिए बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता, जैसे सेकंड पॉइंट में बात हमने करी थी। तो प्रॉफिट भी तभी मिलता है जब हम रिस्क लेते हैं। नो रिस्क नो गेन, ग्रेटर द रिस्क चांसेस ऑफ हाई प्रॉफिट इज वेरी हाई। तो इस तरीके से प्रॉफिट जो है तभी मिलता है जब हम रिस्क लेते हैं। यानी अब अपने बिजनेस को हम सेटअप कर रहे हैं और बिजनेस में सेटअप कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि मैं कौन से प्रोडक्ट को लगा रहा हूँ, कब इसका जो फैशन है बदल जाए, कब लोगों का टेस्ट बदल जाए इसके लिए। इसीलिए एक बिजनेसमैन इतना बड़ा रिस्क लेता है उस प्रोडक्ट को अपने दुकान में रखने में कि पता नहीं कब चेंज हो जाए, तो उसने रिस्क लिया और अगर नहीं बदलता है, नहीं कुछ होता है, सब फेवरेबल होता है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। तो कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क को डिस्कस करते हैं। तो बिजनेस रिस्क जो होता है मेनली अगर हम देखें तो ये दो टाइप का होता है, एक इसको नेचुरल बोलते हैं और एक को मैन मेड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ये चार पार्ट में बताया गया है, तो इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज का मतलब होता है कि जिसके ऊपर ह्यूमन का कंट्रोल ही नहीं है, अगर वो होंगे तो वो होंगे ही, उसको ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता है, तो उनको नेचुरल कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क कहते हैं, जिसमें नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, नेचुरल है। ये होंगी तो बिजनेस इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, बिजनेस के ऊपर रिस्क इसका लगातार बना रहता है। दूसरा आता है ह्यूमन कॉजेज, यानी कि मैन मेड रिस्क। इसके अंदर में डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, मैनेजमेंट का जो इनएफिशिएंसी है, यानी कि जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं बिल्कुल इनएफिशिएंट हैं, अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं, तो ये सब क्या है, ह्यूमन कॉज है। इनको रोका जरूर जा सकता है, लेकिन अगर बिजनेसमैन चाहे तो इन सब चीज़ों को रोक सकता है, तो इनको कहते हैं ह्यूमन कॉजेज। फिर आता है इकोनॉमिक कॉजेज। तो इकोनॉमिक कॉजेज क्या होती हैं, अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड, कंपटीशन, प्राइस, टेक्नोलॉजी, हायर टैक्स एक्सेट्रा, जो इसमें फाइनेंशियल भी आता है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको इसमें। तो ऐसे अनसर्टेनिटीज जो डिमांड को लेकर, मार्केट के अंदर कंपटीशन को लेकर, वहाँ पे प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस को लेकर, टेक्नोलॉजी बदलने से लेकर के, ये सारे जितने भी रिस्क हैं, तो ये सब क्या करते हैं, ये इकोनॉमिक लॉस देते हैं बिजनेस को। तो ऐसी चीज़ें जिससे बिजनेस को जो है पैसों वाला लॉस ज़्यादा होता है, तो ऐसे को इकोनॉमिक कॉजेस कहा जाता है। जैसे इसके अंदर में आता है इंटरेस्ट रेट अगर बदल जाए, क्योंकि जितने बिजनेस होते हैं वो ज़्यादातर लोन पे चलते हैं। अगर लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो बिजनेसमैन लोन नहीं ले पाएगा, बिजनेसमैन लोन नहीं ले पाएगा तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, तो ये रिस्क रहता है कि कब गवर्नमेंट इसके रेट को बढ़ा दे। फिर आता है अदर कॉजेज। तो अदर कॉजेज के अंदर में जैसे पॉलिटिकल डिस्टरबेंस होता है, मैकेनिकल फेलियर होता है। तो एक बता देता हूँ मैं आपको इसके बारे में। पॉलिटिकल डिस्टरबेंस का मतलब होता है, जैसे अगर हम देखें आज के टाइम पे, तो आज हमारी कंट्री के अंदर में जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि गवर्नमेंट लगातार बदलती रहती है। गवर्नमेंट लगातार बदलने की वजह से क्या होता है कि कभी कोई गवर्नमेंट आती है तो नए रूल निकाल देती है, कभी कोई गवर्नमेंट आती है नए रूल निकाल देती है। इस तरीके से बिजनेस के अंदर में टैक्स से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारे चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो लगातार बनी रहती हैं, और इसी डिस्टरबेंस की वजह से क्या होता है कि जो बिजनेस को रिस्क हो जाता है। मैकेनिकल फेलियर, मशीनरी में कभी कभी फेल हो जाता है। हमारी कोई मशीनरी हमने लगा रखी है, वो मशीनरी चली नहीं तो उस दिन काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे क्या हैं, बिजनेस रिस्क के कॉजेज हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो लास्ट टॉपिक है, स्टार्टिंग अ बिजनेस, बेसिक फैक्टर्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।